अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पिछले कक्षाओं में हम लोग एक जन्म कुंडली का 8 अष्टक वर्ग निकाल चुके हैं और लग्न से लेके सभी ग्रहों का अष्टक वर्ग कुंडली निकाल चुके हैं। अभी आज इसमें क्या हम लोग लग्न को भी लिए हैं और उसमें सर्वाष्टक वर्ग का चक्र आप लोगों को बनाने के लिए मैं कहा था। सर्वाष्टक वर्ग चक्र सभी लोग बना चुके होंगे, थोड़ा सा उसको पहले लिख देते हैं और उसी के बाद त्रिकोणाधिपति शोधन और एकाधिपति शोधन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले सर्वाष्टक वर्ग का महत्व क्या है और कैसे हम लोग फलादेश में उसका व्यवहार करते हैं, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग सर्वाष्टक वर्ग चक्र जोड़ के बनाए हैं, सूर्य से लेके चंद्र मंगल सभी ग्रहों के। बता दीजिए लग्न कौन सा था? तुला लग्न था। गुरुजी कोई एक बताए लग्न में कितना? तुला लग्न था। लग्न में 34। उस नेक्स्ट बताते चलिए और बाकी लोग चेक कर लीजिए। वृश्चिक राशि में 30। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 33। धनु राशि में 33। नेक्स्ट 39 गुरुजी। 39 जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिए। 32। मीन में 37। थोड़ा सा मीन में 37 है। जी गुरुजी। मीन में 37 है। मेष में 26। मेष में 26 है। फिर 24। 24 वृष राशि में। जी हाँ बताइए। 29 मिथुन राशि में है। हाँ सॉरी मिथुन में। मिथुन यहाँ गलती से जी ये मिथुन है। मिथुन में कितना कहे मैडम? 29 सर। 29 और कर्क में 39। 39 जी हाँ ठीक है। सिंह में भी 39। सिंह में 39 जी ठीक है। और कन्या में 24। ये सब एक एक गोला बुला दे रहा हूँ और बाकी आप लोग जो बनाए हैं बाकी सभी लोग चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक भी हो जाएगा ये सही है या गलत है। यहाँ हम लोगों को एक विषय कुंडली विज्ञान इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है, केंद्र पणफर और अपक्लिम के हिसाब से क्या करना है, ये जो सर्वाष्टक वर्ग चक्र है उसको जोड़ देना है। केंद्र तो हम लोग जानते हैं, केंद्र मतलब 1 4 7 10। केंद्र में जितने शुभ अंक है, केंद्र क्या है 1 4 7 और 10। केंद्र में जैसे ये तुला लग्न का है तो लग्न तुला लग्न में कितना है 34, केंद्र 1 4 7 10। चौथा जो है वो मकर है, मकर में कितना है 39, इस सबको जोड़ना है। और सप्तम भाव में मेष राशि है,
मेष राशि में 26, उसके बाद दशम भाव जो है वो कर्क राशि, उसमें भी कितना है 39। इसको इन चारों को जोड़ दीजिए। केंद्र के बाद पणफर का, पणफर में उसी तरह पणफर क्या है, कौन से स्थान को पणफर कहा जाता है पता है? 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8 और 11। 2 में धन स्थान में कितना है शुभ बिंदु 30। उसके बाद 5 में कितना है 32। 8 में कितना है 24 और 11 में कितना है 39। इन चारों को भी जोड़ लीजिए। गुरुजी केंद्र के बाद पणफर, पणफर के बाद आपोक्लिम होता है, उसको क्या कहा जाता है आपोक्लिम। 12 3, 6, 9, 3, 12। 6, 9, 12। लिखते चलिए अपने अपने नोटबुक में। 3, 6, 9, 12। तृतीय भाव में धनु राशि में कितना शुभ बिंदु है 33। और कन्या में षष्ठ भाव में छठा घर में कितना है 3, 6, 9, 12। षष्ठ भाव 37। ठीक है। नवम स्थान, नवम भाव 29 और 12वां व्यय भाव उसमें कितना है 24। केंद्र में टोटल जोड़ दिए, जोड़ के बता दीजिए कितना हुआ। 138। केंद्र का गुरुजी 138। 138। गुरुजी हाँ कौन है इन सभी भावों का टोटल 337 होगा ना? टोटल सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 337। ठीक ये है। 386 है। ठीक है। अभी हाँ अभी केंद्र 138 ठीक है। 138 ठीक है। उसके बाद पणफर को जोड़िए कितना हो रहा है 125। 120 25 25 या 45। 25। हाँ। उसके बाद आपोक्लिम को जोड़ने से कितना हो रहा है 123। 123। 123। इन तीनों में से कौन से केंद्र पणफर और आपोक्लिम ये 3 प्रकार की संज्ञा 12 भावों को बांटा गया है, उसमें से सबसे ज्यादा शुभ बिंदु व शुभ अंक किसमें है केंद्र में या अथवा पणफर में अथवा आपोक्लिम में, किसमें है केंद्र में। केंद्र में। तो जीवन को भी अपने प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति के जीवन को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्रारंभ काल मतलब जन्म से लेके युवावस्था तक, और उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद अंतकाल। कौन सा समय सुखमय रहेगा, जीवन का कौन सा समय सुखमय रहेगा, उसके लिए यह विचार भी किया गया है सर्वाष्टक वर्ग चक्र से। प्रारंभिक काल अथवा मध्यकाल अथवा अंतकाल, जीवन का कौन सा जीवन सबसे ज़्यादा सुखमय रहेगा। यहाँ इस कुंडली में क्रम से निकल रहा है। पहले केंद्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पणफर, उसके बाद आपोक्लिम। इसका अर्थ यह हुआ प्रारंभिक जीवन जो है पैतृक धन संपत्ति इत्यादियों से प्रारंभिक जीवन इस व्यक्ति का सुखमय रहेगा। उसके बाद मध्य में उससे घटेगा, अंत में कष्टपूर्ण जीवन यापन या रोगाक्रांत भी हो सकते हैं अथवा कष्ट युक्त जीवन यापन हो सकता है। ये एक फलादेश का भी सोपान है। अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग चक्र से विचार किया जाता है। और आप लोग 12 भावों का नाम भी जानते हैं, कौन सा भाव से कौन से विचार किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए
शुभ भाव और अशुभ भाव जानते हैं। केंद्र और त्रिकोण। केंद्र क्या क्या है? 1 4 7 10। 1 4 1 4 7 10 मतलब लग्न, 4 मतलब सुख। चतुर्थ भाव को आप क्या कहते हैं? लग्न मतलब शरीर। लग्न मतलब क्या है? शरीर का विचार लग्न भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव क्या है? सुख का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव क्या है? पत्नी का भाव है। पत्नी। ठीक है। और दशम भाव क्या है? कर्म का विचार करने का है। ये चारों जो मुख्य है अपने जीवन का, इन चारों में यदि शुभ बिंदु ज़्यादा हो तभी प्रत्येक व्यक्ति का जो मुख्य जीवन रहता है वह निश्चित रूप से कर्मजनित समस्या नहीं होती है। यहाँ जैसे 39 सुख स्थान में भी 39 शुभ बिंदु है और कर्म भाव में भी 39 शुभ बिंदु है। उससे हमको यह भी ज्ञान हो जाता है कर्म और सुख भाव इसका जरूर शुभ बिंदु से शुद्ध है। माने अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु से शुद्ध भाव जो है वो कर्म और सुख है। उससे जो जो विचार हम लोग करेंगे निश्चित पॉजिटिव होगा, फायदामंद रहेगा, उससे उसको लाभ होगा। कर्म का लाभ मतलब प्राप्ति योग होगा निश्चित। और सुख मातृ का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है और पितृ संबंधी विचार दशम भाव से किया जाता है। ये दोनों भी मातृ पितृ सुख प्राप्ति का योग भी इसी से हम लोगों को, ये 100% फलादेश का विचार नहीं है। 100% तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, कई सारे योगों को वहाँ देखेंगे कौन से योग जन्म कुंडली में है। अभी हम लोग जो अष्टक वर्ग चक्र विचार कर रहे हैं उसमें कौन सा भाव और राशि अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग चक्र में शुद्ध है उसका ज्ञान हम लोगों को यह हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ एकादश भाव में देखिए 39 है और षष्ठ स्थान में 37 है। शुभ स्थान तो केंद्र और त्रिकोण भी होता है। त्रिकोण में आप लोग जानते हैं पंचम और नवम स्थान को त्रिकोण कहा जाता है। पंचम संतान, विद्या बुद्धि स्मृति शक्ति का व तंत्र मंत्र यंत्रों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। और नवम स्थान जो है वो भाग्य और धर्म स्थान के हिसाब से हम लोग उससे फलादेश करते हैं। तो 5 और 9 इन दोनों में शुभ बिंदु यदि ज़्यादा हो तभी भी केंद्र और पंचम नवम में शुभ बिंदु ज़्यादा होने से निश्चित रूप में उस व्यक्ति को जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त होगा। लेकिन इसमें आप भाग्य स्थान में देखिए 29 बिंदु है। शुभ बिंदु कितने हैं ना? 29 है। उसी प्रकार अष्टम स्थान में भी शुभ बिंदु 24 है। जो राशि वृषभ राशि जिस भाव में बैठा है, जैसे अष्टम भाव में वृषभ राशि बैठा है, वृषभ राशि है और वृषभ राशि में शुभ बिंदु कितना है ना? 24 है। तो वृषभ राशि तो शुद्ध नहीं है और अष्टम भाव भी शुद्ध नहीं है। मतलब मृत्यु समय में कभी कभार हम लोगों को मृत्यु का जो शुभ फल प्राप्त होना चाहिए था, कभी कभी अचानक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और कोई व्यक्ति रोगाक्रांत होके बहुत छटपटा के मृत्यु वर्ण करते हैं। उसमें फलादेश में क्या होगा? निश्चित घटित होगा। ठीक है। और बहुत लोगों के लग्न से भी ये 12 भावों का हम लोग विचार कर रहे हैं ना, जहाँ 40 शुभ बिंदु पड़े, 40 से ज़्यादा पड़े तो और अच्छा है, 40 शुभ बिंदु पड़े वो निश्चित शुभप्रद रहता है। यहाँ 40 किसी में नहीं है। ठीक है। गुरुजी मैक्सिमम कितने बिंदु होते हैं? हाँ, अधिक से अधिक कितने बिंदु होते हैं इसमें? अधिक से अधिक कितने बिंदु होते हैं?
8 यदि पूरा 8 होगा एक राशि में, 8 को 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो सकता है, क्योंकि अष्टक वर्ग में हम लग्न को मिला करके कितने विचार करते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और लग्न को मिला करके 8 का विचार करते हैं, और एक स्थान में 8 शुभ बिंदु होते हैं, तो 64 तो हो सकता है, लेकिन कभी 64 नहीं होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से सिस्टम बैठाया गया है। हाँ, उससे 40 से भी ज्यादा जा सकता है। 40 यदि शुभ बिंदु पड़े तो प्रथम व 13वां व 25वें अथवा 37वें व 49 व 61 अथवा 73 वर्ष में उस व्यक्ति का अभ्युदय होता है। ऐसा भी फलादेश में। सर ये फिर से बोलिए सर, कौन कौन से वर्ष में सर? ये एक मध्यम फल है, ये घटित होगा, आयु निर्णय करने से पता चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग आयु साधन नहीं कर रहे हैं। आयु फिर भी कौन कौन सी कह रहे हैं सर? फिर भी ठीक बता है, दीजिए। लिख दीजिए। 40 से ज्यादा हो, शुभ बिंदु यदि 40 से ज्यादा हो, तभी जीवन के प्रथम वर्ष में अथवा 1, 13, 25वां, 37, 49, 61 और 73 सब विषम संख्या है, उसमें व्यक्ति का अभ्युदय होता है। और सर दोबारा बोलिए सर, दोबारा। लिख दिया हूं, आप लिख लीजिए। 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73 इन्हीं वर्षों में व्यक्ति का अभ्युदय होता है, उन्नति होता है, उससे लाभ होता है व्यक्ति को। और यदि अष्टम भाव कलुषित हो, अष्टम भाव क्या हो, पीड़ित हो, कलुषित हो, तभी निश्चित शारीरिक कष्ट होता है व्यक्ति को। ठीक है, जिस भाव में हाँ सर, आपने जो ये 40 बिंदु बताया कि 40 बिंदु पड़े तो इन वर्षों में भाग्योदय होगा, लेकिन कौन से भाव में देखना है ये 40 बिंदु? किसी भी भाव में हो जाए, यदि प्रथम लग्न भाव में, सबसे मुख्य क्या होता है, लग्न शरीर, शरीर के लग्न भाव में यदि 40 बिंदु से ज़्यादा बिंदु हो जाए, तभी उसके आयु में क्या होगा, वृद्धि होगा। और आयु में वृद्धि होगा तो उसको क्या होगा, प्रथम 13वां व 25वें अथवा 37वें व 49 में अथवा 61 वर्ष में अथवा 73 वर्ष में क्या होगा, उसका अभ्युन्नति होगा, अभ्युदय होगा, उसको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। और धन्यवाद सर। आयु का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। आयु के विचार में यहाँ जैसे आयु स्थान में 24 शुभ बिंदु मिले, यदि आयु स्थान में क्या हो जाए, हमको शुभ बिंदु कम से कम मिले, माने 20 से घट जाए, माने 19 बिंदु मिले शुभ बिंदु, तभी क्या होगा, उसको जरूर निश्चित रूप में शारीरिक कष्ट होगा। 8वें भाव से देखें गुरुजी। 8वें भाव को आप 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, उससे आयु का विचार किया जाता है। आयु स्थान से यदि शुभ बिंदु ज्यादा हो तभी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट कम होता है। यदि 8वें भाव में शुभ बिंदु कम हो, निश्चित उसको शारीरिक कष्ट होता ही होता है। यह फलादेश में आप जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे विचार करेंगे। आगे हम लोग लॉजिक भी पढ़ेंगे, आयु का शुभ, प्रत्येक भावों का शुभ अशुभ विचार कैसे करते हैं, उसमें भी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ठीक है, कितने से कम होना चाहिए तो शारीरिक कष्ट इसमें आयु कम होगी गुरुजी? कहा ना 20 से कम हो, 20 से कम हो, 20 मतलब 20 से कम हो। 20 से कम होगा तो जितने, सोच लीजिए सारे, माने जन्म अरिष्ट भी हो सकता है यदि लग्न में और आयु स्थान में कम बिंदु हो जाए। यहाँ तो 34 है लग्न में, सोच लीजिए लग्न में भी 20 के आसपास अथवा जैसे 24 गुण मिला है आयु स्थान में,
वैसे लग्न में भी 24 हो शुभ बिंदु और आयु में भी 24 हो तो उसको जरूर निश्चित मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट, और अल्पायु भी हो सकता है वो शिशु। ठीक है, केवल ये एक फलादेश का एक माध्यम है, केवल इसी से ही आप तुरंत आयु निर्णय नहीं कर लें। आयु निर्णय करने के लिए आयु साधन बताया गया है और चर स्थिर दिशोहाव राशि के अनुसार अल्पायु, दीर्घायु, मध्यमायु का विचार करने की भी विधि है, आगे हम समझाएंगे। आप माइक ऑफ कर लीजिए, कौन है। नेक्स्ट लिखिए, इसी प्रकार जिस भाव में अधिक बिंदु पड़े उस भाव में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद उस भाव में निश्चित भाव में गोचर दृष्टि से शुभ विचार करना चाहिए। जिस भाव में अधिक बिंदु पड़े, गोचरीय दृष्टि देखना है दशांतरसा देखने के बाद, और शुभ बिंदु ज्यादा हो तो वो प्रत्येक 12 वर्ष में शुभ फल का वृद्धि करवाते हैं। जैसे कर्म भाव में यदि शुभ बिंदु ज्यादा हो जाए, कर्म भाव से हम कर्म की विचार करते हैं, कर्म प्राप्ति के विचार दशा, अंतरदशा और गोचर को देखते हुए हम उसका पॉजिटिव फल और 12 वर्ष में जैसे पदोन्नति का विचार भी करेंगे। तो सर 10 में 12 जोड़ने के बाद फिर जो 22 संख्या आएगी उस वर्ष में उसका भाग्योदय या कर्म संबंधित उन्नति जाननी चाहिए। हाँ, जैसे हम यहाँ देखिए कर्क राशि में 39 शुभ बिंदु है और सबसे ज्यादा गोचर में प्राधान्य किसको मानते हैं? शनि और बृहस्पति को, है ना। शनि अभी कौन से राशि में चल रहा है गोचर में? कुंभ राशि में। और बृहस्पति अभी कौन से राशि में चल रहा है? मेष राशि में। ये गोचर में चलते चलते जब कर्क राशि में चलने लगे, इस व्यक्ति का कर्क राशि कर्म भाव है, ठीक है। जब कर्क राशि में गोचर में शनि चलने लगेंगे तभी निश्चित इस व्यक्ति को कर्म में पदोन्नति प्राप्त होगा। उसी तरह बृहस्पति का भी विचार कर लीजिए। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बृहस्पति एक एक राशि चलन करता है। ये प्रत्येक वर्ष एक एक राशि चलन करता है। 12 वर्ष में पूरा भगण को क्या करता है? पूरा 12 राशियों को भोग लेता है। जैसे वर्तमान मेष राशि में है, 4 वर्ष के बाद जब कर्क राशि में बृहस्पति चलने लगेंगे, इस जिस व्यक्ति का यह जन्म कुंडली है उसके लिए पदोन्नति का भी और बृहस्पति से जो ज्ञान और सुख का विचार करते हैं, धन संबंधी विचार किया जाता है, उस सब में निश्चित रूप में बृहस्पति फायदा करेंगे। 3 चीज है, अष्टक वर्ग राशि शुद्ध हो, लिख लीजिए जिसको लिखना है। अष्टक वर्ग में राशि शुद्ध हो, मतलब राशि शुद्ध हो मतलब क्या है? उस राशि में ज्यादा शुभ बिंदु मिले। अष्टक वर्ग में राशि क्या हो? शुद्ध हो और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा शुभ चल रहा हो। शुभ ग्रहों की व योग कारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रहा हो। गोचर में अशुभत्व के प्रभाव नहीं हो। तब व्यक्ति गोचर में शुभत्व के शुभत्व के प्रभाव हो। ये तो सूक्ष्म गोचर है ना। अष्टक वर्ग गोचर शुद्ध हो जाए
तब व्यक्ति सुख संपत्ति से युक्त रहता है और पदोन्नति भी प्राप्त कर लेता है। गुरुजी इसमें वर्षों के विचार में जैसे चतुर्थ भाव में भी 39 रेखाएं हैं, तो हाँ। चतुर्थ भाव माने फिर 12 वर्षों 12 4 16 वर्षों में भी फिर सुख भाव संबंधी उन्नति जाननी चाहिए। जैसे यदि मकर राशि में चल रहा हो बृहस्पति, उसके 12 वर्ष के बाद फिर से मकर राशि में बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, जब मकर राशि में गोचर से बृहस्पति चले, बृहस्पति मकर राशि में परंतु नीच होता है, और नीच तो बृहस्पति मकर राशि में ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकता है। इसीलिए मकर राशि की अपेक्षा आपको कर्क राशि में ज़्यादा फलप्रद होगा, वो भी ध्यान देना है। ग्रह रेखाओं के साथ साथ ग्रहों का चार भी ध्यान देना है। हाँ, ग्रहों के चार को भी ध्यान देना है। रेखाओं के शुभ बिंदु के साथ साथ ग्रहों के कौन से राशि में ग्रह गोचर कर रहा है, और वह राशि यदि शुद्ध हो जाए अष्टक वर्ग से, और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा यदि शुभत्व हो जाए, तभी निश्चित रूप में फायदा करेगा। ठीक है जी गुरुजी। और हम लोग प्रत्येक ग्रहों का उच्च नीच उपचय राशि ये सब पढ़ चुके हैं नहीं? इस प्रकार गोचरवश शुभ और अशुभ का फल जितना हम लोग पढ़े हैं, हाँ, अच्छा बुरा फल जितना हम लोग पढ़े हैं, सब भाव फल में भी इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। गुरुजी आवाज चली गई। आवाज चली गई? अरे आवाज चली गई, देखो आवाज आ रहा है ना? गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे सॉरी सर, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी। जी गुरुजी अब आई है। हाँ ठीक है, ठीक है। इसीलिए इति निगदितम मिष्टम निष्टमन्यात् विशेषा अधिक फल विपाकम जन्म मात्रा दधः उपचय ग्रह मित्र स्वच्छगई वृष्टमिष्टम उपचय गृहम नीच राशि तैर गैर निष्ठ संपत। हम लोग जो उच्च नीच उसके हिसाब से उपचय राशि, उसके हिसाब से संपूर्ण एक एक करके शुभ शुभ फलादेश कर रहे थे, उसको किस में घटा रहे हैं? सर्वाष्टक वर्ग में घटा रहे हैं। और सर्वाष्टक वर्ग में यदि माने चंद्र का तो 2.25 दिन में चंद्रमा एक एक राशि भोग कर लेता है ना, ठीक है? तो चंद्रमा का गोचर सबसे मुख्य होता है प्रत्येक 2.25 दिन में वो शुद्ध है या अशुद्ध है उसको जानने के लिए। और जहाँ जहाँ जिस भवन में 28 संख्या से ज़्यादा हो, उस राशि में जब चंद्रमा गोचर में आ जाए, तो वो क्या करेगा? समृद्धिदायक वो 2-3 दिन तक होगा, वो 2.25 दिन तक उसका प्रभाव रहेगी। उसी के हिसाब से हम सर एक बार फिर से बोलिए सर। आज चंद्रमा कौन से राशि में है? आज तुला राशि में। तुला राशि में है। तुला राशि में कितने शुभ बिंदु मिल रहा है यहाँ? 34। तो 28 बिंदु से ज्यादा हो, अधिक संख्या में हो, तभी वो समृद्धि कर रहता है चंद्रमा, उसमें शुद्ध हो जाता है। 34 है मतलब यह तुला राशि चंद्रमा गोचर के लिए क्या होगा? शुद्ध होगा। और चंद्रमा जब तुला राशि में गोचर करेगा तब तक इस व्यक्ति के लिए निश्चित शुद्ध होगा। उसी कारण से तुला राशि इस व्यक्ति के लिए शुद्ध होने से हम क्या करेंगे? गोचरीय प्रभाव में हो व शुभ कार्य में, जैसे कोई कोर्ट कचहरी केस लड़ना चाहता है, जब तुला राशि में चंद्रमा चले तभी इस व्यक्ति के लिए हम क्या आदेश करें? तुम
ये केस इत्यादि लड़ सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुला राशि अष्टक वर्ग में शुद्ध है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा 2.25 दिन तक एक एक राशि में गोचर करता है, इसी के हिसाब से आप लोगों को विचार कर लेना है, ठीक है। लेकिन सर इसमें चंद्राष्टक वर्ग की तुला राशि में यदि 4 से कम बिंदु हो तब समस्या तो होगी, लेकिन ये कह रहा है चंद्रमा के लिए जहाँ जहाँ 28 बिंदु से ज़्यादा हो वहाँ वहाँ जब गोचर में चंद्रमा चलने लगे वहाँ भी चंद्रमा के प्रभाव क्या होता है, समृद्धि कर रहता है। ये एक नियम है, उसको लिख लीजिए। तो भिन्नाष्टक की अपेक्षा हम सर्वाष्टक को ज्यादा प्रबल माने। सर्वाष्टक वर्ग चक्र में जिस राशि में 28 बिंदु से ज़्यादा बिंदु हो उस राशि में जब गोचर में चंद्रमा आ जाए तब वह राशि भी चंद्रमा के लिए शुद्ध हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए गुरुजी, छूट जाएगा। जिस राशि में सर्वाष्टक वर्ग चक्र में जिस राशि में 28 शुभ बिंदु से ज़्यादा हो, अधिक शुभ बिंदु हो, उसमें चंद्रमा का, उस राशि में चंद्रमा का गोचर शुभ माना जाता है। गुरुजी जैसे आपने 28 बताया, क्या ये सभी के लिए सामान्य 28 नियम है या हर एक चंद्रमा के लिए? चंद्रमा के लिए एक बार सभी ग्रह का मध्यम ये बता देना गुरुजी। नहीं, विशेष जिसका जिसका है मैं बताते जा रहा हूँ ना, वैसे बृहस्पति का बताया। हाँ, सबका 28 नहीं है। गुरुजी बृहस्पति कितना होना चाहिए? बृहस्पति का नहीं है, चंद्रमा का 2.25 दिन में चंद्रमा गोचर में परिवर्तन करता है, एक राशि जल्दी जल्दी गति है, इसी के लिए चंद्रमा के लिए विशेष विचार कहे हैं दैवज्ञों ने, उसको आप नोट कीजिए। और एक गुरुजी चंद्रमा से 4-8, हाँ गुरुजी चंद्रमा से 4-8-12 में गोचर में शुभ फल नहीं देता, वहाँ पे 28 से ज्यादा बिंदु है तो उसके अशुभ फलों में कमी आ जाएगी, अशुभ फल में कमी हो जाएगी, यही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और एक बात है, 6, 8, 12 जो होता है वो उसको त्रिक भाव कहा जाता है। त्रिक आप जानते हैं ना, त्रिक स्थान, त्रिक मतलब अशुभ है। षष्ठ स्थान से शत्रु का विचार, 8वें घर से मृत्यु का विचार और 12वें घर से व्यय का विचार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिक। त्रिक मतलब 6, 8 और 12। ये सर्वाष्टक वर्ग में भी इसका भी प्राधान्य आप लिख लीजिए। जब इन तीनों स्थान में शुभ बिंदु कम हो तब व्यक्ति शारीरिक कष्ट और रोगाक्रांत रहता है। शुभ बिंदु कम मतलब 20 से कम हो, 20 शुभ बिंदु से यदि कम हो और सबसे ज़्यादा 40 शुभ बिंदु हो तो 40 से ज़्यादा हो तो निश्चित उसको शुभ माना जाएगा।
गुरुजी आपने जो बताया ना 20 शुभ बिंदु से कम हो तो व्यक्ति के लिए क्या होगा? शारीरिक कष्ट, रोगाक्रांत होगा। गुरुजी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ समझने के लिए। जैसे 8वें घर में हमारे मिस हैपनिंग्स भी होती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, दुर्घटनाएं, तो वहां 40 से ज्यादा बिंदु क्या अच्छे ही माने जाएंगे फिर? क्या कहे? जैसे त्रिक भावों को अशुभ माना गया है, हाँ, वहां पे अशुभ फलों की अधिकता होती है, तो वहां 40 से ज्यादा बिंदु होने पर उनके अशुभ फलों में अधिकता तो नहीं मानी जाएगी, या उनमें कमी आएगी फिर 40 से ज्यादा बिंदु होने पर? ये बात मैं कहाँ कह रहा हूँ। यदि शुभ बिंदु ज्यादा हो जाए उनका अशुभ फल वृद्धि हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। शुभ बिंदु मतलब क्या है? शुभ नाम से अशुभ नाम से ही पता चल रहा है, उसका अशुभ तो नष्ट होगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है गुरु जी, क्लियर हो गया, थैंक यू। भाइयों तो इससे पूरा अर्थ है, यदि ग्रहों में सर्वाष्टक वर्ग में किसी भी भाव, कोई भी भाव शुभ बिंदु से घट रहा है, वह भाव निश्चित रूप में कमजोर है, ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ जन्म कुंडली में व्ययभाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव निश्चित क्या है? कमजोर है, लेकिन 20 से कम नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। परंतु 30 में से तो कम है, शुभ बिंदु 30 में से कम होने से भी बहुत उत्तम फल प्राप्ति नहीं होता है। यहाँ यदि सोच लेते हैं, सप्तम भाव के विचार हम करें, सप्तम भाव में मेष राशि में शुक्र बैठा था। आगे हम लोग जब फलादेश करेंगे इसको भी उसमें जोड़ेंगे। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल कहाँ बैठा है और मंगल कौन सा योग सृष्टि कर रहा है। सप्तम भाव यदि दोष युक्त नहीं है, समझ रहे हैं बात को? मतलब सप्तम भाव जनित कोई भी अशुभ योग नहीं बन रहा है जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में सप्तम भाव जनित कोई भी अशुभ योग, वैधव्य हो व मांगलिक दोष हो, अथवा किसी भी प्रकार के दोषजन्य व कर्तरी शुभ अशुभ मध्यस्थ योग हो, व कोई भी अशुभ योग नहीं बन रहा है। और सप्तम भाव में शुभ बिंदु कम हो, अष्टक वर्ग से वो सप्तम भाव सर्वाष्टक वर्ग से शुद्ध नहीं हो, तभी हम लोग कंफ्यूज होंगे क्या फलादेश हम लोगों को करना है, होगा ना? तभी हम लोग क्या करेंगे, यदि योग शुभ प्राप्ति है, बिंदु कम है, उसके बाद भी बिंदु केवल कम हो जाने से उसको सुख प्राप्ति नहीं होगा, ऐसा नहीं है। योगों का प्राधान्य सबसे ज़्यादा रहता है, वहाँ फल निश्चित घटित होगा। ठीक है। और प्रत्येक ग्रहों का एक PDF हम भेज देंगे, प्रत्येक ग्रहों का यदि जिसमें शून्य बिंदु है वहाँ फल क्या होगा, प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग करके PDF भेज देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और सर्वाष्टक वर्ग इसी प्रकार विचार किया जाता है। आगे हम लोगों को त्रिकोणाधिपति शोधन और एकाधिपति शोधन करना है। ठीक है। और 12 भावों का जो शुभ तो और अशुभत्व का विचार आप लोग आगे आगे करके धीरे धीरे आप लोगों का क्लियर होते जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। वर्तमान त्रिकोणाधिपति शोधन क्या है? त्रिकोण मतलब क्या कहा जाता है? 1 5 9। त्रिकोण मतलब 1 5 9 है ना जी? हाँ। तो जो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से त्रिकोण का विचार करना है। क्या करना है? जो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से त्रिकोण का विचार करना है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास प्रत्येक ग्रहों का भिन्न अष्टक वर्ग हम लोग बना चुके हैं। सूर्य चंद्र मंगल प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग करके बना लिए हैं। उसमें जब तक त्रिकोणाधिपति शोधन नहीं करेंगे, एकाधिपति शोधन नहीं करेंगे, तब तक उसके आयु का गुणक हम नहीं निकाल सकते हैं।
आयु गुणक निकालने से कितने वर्ष तक वो जीवित रहेगा, उसका आयु निर्धारण करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका किसका रहता है ना, अष्टक वर्ग चक्र का रहता है। एक तरफ से हम अष्टक वर्ग से सूक्ष्म फलादेश करते हैं और गोचर को भी देखते हैं, और दूसरे तरफ क्या है, व्यक्ति का आयु निर्धारण करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अष्टक वर्ग चक्र को बनाना है। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, त्रिकोणाधिपति शोधन और एकाधिपति शोधन भी भिन्न अष्टक वर्ग में करना पड़ेगा। तो त्रिकोणाधिपति शोधन क्या है ना, 1 5 9 ग्रह जहां बैठा है वहीं से 1 5 9 को देखते हुए हम लोगों को त्रिकोणाधिपति शोधन करना है। अभी आप लोग सब सूर्य अष्टक वर्ग चक्र बनाए होंगे। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ सूर्य अष्टक, सभी का भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग चक्र नहीं है, नहीं, ठीक है, तो एक बनाना पड़ेगा, तभी चलते हैं। त्रिकोणाधिपति शोधन आज शुरू कर लेते हैं, एक समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना अपना कर लीजिए। सूर्य के अष्टक वर्ग आप पहले बता दीजिए। सूर्य में कौन से घर में कितने बिंदु था, केवल संख्या के आकार में लिख देंगे और उसी से हम त्रिकोणाधिपति शोधन। तुला राशि बताइए जल्दी, कोई एक बता दीजिए। 4 बिंदु। हाँ, क्या कह रहे हैं? 4 बिंदु। 4, केवल 4 लिख रहा हूं, ठीक है। वृश्चिक 3। वृश्चिक को 3 लिख रहा हूं, यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वो शुभ बिंदु है। हाँ। धनु 4। धनु क्या है? 4। कोई माइक ऑन किए हैं क्या? आवाज डबल आ रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए। मंगल 6। मकर 6। हाँ, ठीक है। कुंभ 5। कुंभ 5। मीन 5। मेष 3। वृषभ 2। हाँ। मिथुन 2। कर्क 6। हाँ। सिंह 3। सिंह कितना है? 3। और कन्या 5। अभी ये सूर्य का अष्टक वर्ग चक्र तो भिन्न अष्टक वर्ग चक्र हम बनाए थे, इसी में त्रिकोणाधिपति शोधन करते हैं। सूर्य कौन से राशि में था ना? मीन राशि में। मीन राशि में था ना सूर्य? जी हाँ सर। हाँ, तो सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए। मीन से हमको 1 5 और 9 तक गिनती करना है। 1 5 9 गिनती करने के बाद हाँ, आप पहले आप लोग नियम लिख लीजिए, नहीं तो फिर से दिक्कत होगा। जी गुरुजी। हाँ, नियम क्या है, इन तीनों 1 5 9 गिनती करने के बाद इन राशियों में जिस राशि में कम से कम संख्या हो, बस शुभ बिंदु हो, जिस राशि में कम से कम शुभ बिंदु हो, उस संख्या को 3 राशियों की संख्या से घटा दो। उस राशि को इन राशि दोबारा बोल दीजिए, उसमें छूट गया हमारे। हाँ, बोल देता हूं, ध्यान से लिखिए। गुरुजी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बोल दीजिए। आवाज आ रहा है ना? जी गुरुजी।
माइक हाँ जी, आ ऑफ, रही है। माइक ऑफ कर लीजिए, लिख लीजिए। इन तीनों राशियों में से 1, 5, 9 जो लिखा हूं, इन तीनों राशियों में से जिस राशि में कम से कम संख्या है, उस फिर से संख्या, आवाज चली गई। फिर से आवाज नहीं चली, उस संख्या को 3 राशियों की संख्या से घटा दें। जो बिंदु अवशेष रहेगा उसको त्रिकोणाधिपति शोधन कहा जाता है। बस शोध्य बिंदु कहा जाता है। उदाहरण समझ लेते हैं, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। गुरुजी एक बात बता दीजिए गुरुजी, पहले आप तीनों राशियों से तीनों राशियों में जिसमें कम बिंदु हो, तीनों राशियों से सामूहिक रूप से घटाना है या पृथक पृथक? पृथक इनको पृथक समझ ही नहीं घटाना आता। है, पृथक पृथक घटाना है। अभी आप लोग उदाहरण समझेंगे तो पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है। एग्जाम्पल समझा देता हूं, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अभी सूर्य का हम लोग भिन्नाष्टक वर्ग बनाए हैं। सूर्य जहां है वहां 5 है, और सूर्य से 1, 5, 9 गिनती करना है। सूर्य जहां बैठा है, सूर्य मीन राशि में बैठा है, सूर्य से 1 तो मीन राशि हो गया, 5 कौन सा हो गया ना, कर्क राशि हो गया ना, कर्क राशि। मीन से जी 5 गिनती करेंगे तो कर्क राशि हो गया। उससे 9, मीन राशि से 9वां राशि जो है वो वृश्चिक राशि है ना। तो क्या हुआ ना, मीन राशि, कर्क राशि और क्या हो गया, वृश्चिक राशि। मीन राशि में शुभ बिंदु कितना है, 5। कर्क राशि में शुभ बिंदु कितना है, 6। और वृश्चिक राशि में शुभ बिंदु कितना है, 3। यही है ना। इन तीनों में सबसे कम शुभ बिंदु किसमें है, वृश्चिक राशि। तभी इन तीनों में किसको घटाना है, 3 को घटाना है। मतलब 5 - 3, 6 - 3 और 3 - 3। यहाँ होगा 2, यहाँ होगा कितना, 3 और यहाँ होगा 0। तो कौन से राशि में, ये तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये लग्न था। मीन राशि में शुद्ध कितना हो गया, सूर्याष्टक त्रिकोणाधिपति शोधन में 2 हो गया। कर्क राशि में कितना हो गया, 3 हो गया। इसको अलग बिंदु अलग कलर में लिखते हैं। ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और वृश्चिक में कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कौन सा राशि है, मीन राशि के बाद मेष राशि है। तभी मेष राशि से हम लोगों को क्या करना है, 1, 5, 9 गिनती करना है। ठीक है। मेष राशि से 5वां राशि सिंह होता है और 9वां राशि धनु होता है, सबको पता है ना। और मेष राशि में कितने शुभ बिंदु हैं, कितना है, 3। और सिंह राशि में कितना, 3। धनु राशि में कितना, 4। सबसे कम किसमें है, इन दोनों में है, दोनों में 3। तभी 3, 3। हाँ, तो कितना घटाना है, 3 घटाना है। 3 घटाना है। 3 घटेगा तो कितना होगा,
कितना होगा? 1 बचेगा। है कौन बोलू रे लेबर? तू कहीं शून्य मेष राशि में शून्य हो जाएगी, 3 से 3 घटेगी तो सिंह राशि में शून्य हो जाएगी, और धनु राशि में क्या होगा? सॉरी 1 होगा। धनु राशि में कितना होगा? 4 में से 3 घटेगा, 1 होगा। अभी समझ में आ गया? गुरुजी 3 को क्यों घटा रहे हैं अपन? हाँ, यहाँ पे 3 को ही बार बार क्यों घटा रहे हैं अपन? अरे 3 यहाँ में क्या कहा नियम? सबसे कम बिंदु हो नेक्स्ट समझते हैं, उसके बाद आपका 3 का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप वृष राशि में चलिए, वृष में से 1 5 9 गिनती कीजिए, वृष को 1 मानिए, वृष से 1 5 और 9, वृष 1 होगा तो 5 होगा कन्या और 9 होगा मकर राशि, होगा ना जी? हाँ, तो वृष राशि में शुभ बिंदु कितना है? 2। कन्या राशि में शुभ बिंदु कितना है? 5। और मकर राशि में कितना बिंदु है? 6। तो घटाना किसको है? 2 को। हाँ, 2 2 को। जो सबसे कम हो उसको घटाना है दूसरे में से, ठीक है? तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 0। हाँ, उसके बाद क्या है? कन्या 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? नहीं गुरुजी, उसमें 5 शुभ बिंदु है ना? ओह सॉरी 5 है। अरे आप लोग थोड़ा चुप रहे ना, समझ में हाँ, 5 में से आप घटाइए कितना? 2 घटाइए कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा। और उसी तरह मकर में 3 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि 6 में से 2 घटेगा, मकर में कितना होगा? 4 होगा। 4। ये सबको गोला बुला दे रहा हूँ जो घटने के बाद आया, नहीं तो आप लोग फिर से डाउट आप लोगों के मन में आ जाएगा और आप मुझे परेशान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मिथुन राशि है। नेक्स्ट कौन सा राशि? मिथुन राशि। त्रिकोणाधिपति शोधन करना है। मिथुन से 1 5 9 गिनती कीजिए। मिथुन जहाँ है, मिथुन से 1 तो मिथुन हो गया, 5 हो गया कौन सा राशि? तुला राशि। और 9 कौन सा हो गया? कुंभ राशि। हो गया ना? मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीनों में से कौन सा कम है? शुभ बिंदु कौन सा है कम? मिथुन में। मिथुन में 2 बिंदु है। शुभ बिंदु कितना है? 2 है। 2 में से 2 घटेगा कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद तुला में 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 2 होगा। और 5 में से 2 घटेगा तो कुंभ राशि में कितना होगा? 3 होगा। समझ में आ गया है बात, या किसी को और भी संदेह है इसमें? क्या गुरुजी? क्लियर है? त्रिकोणाधिपति हाँ, क्लियर है ना? सब समझ में नहीं आया? आ गया सर जी। आ हाँ, गया सर। समझ में आ गया गुरुदेव, आ गया। हाँ आ गया है। रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, आप कल सुबह सुबह भेज देंगे, आप देख लीजिए। और बाकी आप लोगों को सबको धन्यवाद है, ठीक है? गुरुजी कल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज गुरुजी।